तो सर आपको क्या अच्छा लगता है, टीचर होना या प्रिंसिपल होना? नहीं, नो डाउट टीचर होना तो सबसे अच्छा है। बच्चों को पढ़ाने में बहुत जो आनंद है वो एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं है। हाँ। लेकिन रेस्पॉन्सिबिलिटी अगर हमको दी गई है, आप बच्चे आज आपसे ज़्यादा डरते हैं कि जब आप टीचर थे? नहीं, मुझसे बच्चे डरते नहीं। लोगों का ये धारणा है। मैं थोड़ा सा अपने नियम के प्रति रिजिड रहता हूँ, इसलिए बच्चों का ये मानना है, मतलब मैं आप सीबीएसई हो गए तो सर इसमें डिफरेंस क्या होता है? मतलब जैसे एमपी नहीं, बोर्ड है। सिलेबस में कुछ नहीं, एक तो हाँ। स्टेटस सिंबल है। लोगों का ये मानना है समाज में कि साहब सीबीएसई स्कूल ज़्यादा अच्छे होते हैं। वो हिंदी मीडियम में पढ़ाते थे और हिंदी मीडियम वाले बच्चे आगे जा कर के बहुत अच्छी जगह पर, बहुत अच्छी पोस्ट पे है। बाद में मैंने देखा कि उनकी इंग्लिश भी इंग्लिश मीडियम वालों से भी अच्छी हो गई है। बताना पड़ेगा ना। और हम क्या करते हैं, क्लास में गए, जैसे ट्रिग्नोमेट्री है उसको पहले ही डरा देते हैं, कहते हैं अरे सर ये तो कुछ है ही नहीं इसमें। और वैसे ही आप जो ज्योमेट्री जिस बच्चे की अच्छी होगी, मैथ उसका अच्छा होता है। हाय दोस्तों, आज हम मिसल स्कूल आए थे, मिसल स्कूल ग्वालियर। यहाँ पे प्रिंसिपल है एसपी सिंह सर, उनका पॉडकास्ट लेने। तो आज हमने काफ़ी बातें करी कि उनने मैथ्स को चूज़ किया था, फिर वो प्रिंसिपल कब बने, वो टीचर कब तक थे, तो उनका पूरा जो टीचर का पोर्टफोलियो था, मतलब आई थिंक ही इज़ टीचिंग फ्रॉम 35 ईयर्स, 12 साल से वो प्रिंसिपल है। तो उन्होंने काफ़ी कुछ किया है, काफ़ी कुछ देखा है। हमने सारी बातें करी एंड फिर ये भी बातें करी कि बच्चों को मैथ्स से डर के लिए क्या करना चाहिए, प्रिंसिपल्स के क्या रोल होते हैं, टीचर्स के क्या रोल होते हैं, बच्चों को कैसे नॉलेज पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए मार्क्स से ज़्यादा, और काफ़ी सारी बातें करी। तो आप देखते रहिए बस पॉडकास्ट। सर पहले मैं मैथ्स से स्टार्ट करना चाहूँगा। सर आपने मतलब कब सोचा कि यार मुझे मैथ्स पढ़ाना है, और मतलब यही सब्जेक्ट क्यों उठाया आपने, और ये भी कि सर कि मुझे टीचिंग लाइन में ही पढ़ाना, मतलब टीचिंग लाइन में जाना है? मैथ्स जनरली लोगों की ये धारणा है कि वो एक टफ सब्जेक्ट है, और जब मैंने पढ़ा उसको और समझा तो मुझे उसमें कुछ टफ नज़र आया नहीं। और टेक्निक होती है, बच्चों को समझाने का एक तरीका होता है, बच्चे अच्छे से समझते हैं। अगर समझ में आया है तो मैथ से सरल सब्जेक्ट नहीं है कोई भी। अच्छा, तो मैं चाहता हूँ कि बच्चों हमारे जो है बच्चे मैथ्स में, और दुनिया में भारत के बच्चों की मैथ्स में धाक है। तो उसकी हम चाहते हैं कि हमारी जो टेक्नोलॉजी में यूज़ भी बहुत है मैथ्स का, तो आगे बढ़ने के लिए मैथ्स बहुत ज़रूरी भी है। इसलिए सर आपका करियर आई थिंक 40 इयर्स का है लगभग, जिसमें आपने नहीं, मैंने 89 में ज्वाइन किया था, लगभग 35 साल मुझे इस स्कूल में हो गए हैं। 35 साल मतलब आपको स्कूल में हो गया, और आई थिंक आप 12 साल से प्रिंसिपल है। 12 साल से प्रिंसिपल। हाँ, तो सर आपको क्या अच्छा लगता है, टीचर होना या प्रिंसिपल होना? नहीं, नो डाउट टीचर होना तो सबसे अच्छा है। बच्चों को पढ़ाने में बहुत जो आनंद है वो एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं है। लेकिन रेस्पॉन्सिबिलिटी अगर हमको दी गई है, तो जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी हमको मिलती है हम उसको अपनी पूरी निष्ठा से निभाने का प्रयास करते हैं। और एक अच्छा प्रयास है अपने विद्यालय को, जो गरिमा इसकी थी उसको बनाए रखें, और आगे भी जो है जो टाइमली जो चेंजेस आ रहे हैं वो हम टाइमली करते जा रहे हैं। तो सर आपको क्या लगता है, आप बच्चे आज आपसे ज़्यादा डरते हैं कि जब आप टीचर थे? नहीं, मुझसे बच्चे डरते नहीं। लोगों का ये धारणा है। मैं थोड़ा सा अपने नियम के प्रति रिजिड रहता हूँ, इसलिए बच्चों का ये मानना है, मतलब मैं फ्लेक्सी नहीं हूँ। उनको समझाने का प्रयास करता हूँ जो उनके जीवन के लिए ज़रूरी है। तो वो जो ज़रूरी है उसके लिए तरीके अलग हो सकते हैं। नहीं सर, मुझे लगता है कि थोड़ा टीचर्स को, मतलब जैसे आप बोल रहे हैं कि रिजिड होना चाहिए, और मतलब थोड़ा सा डर होना चाहिए, मतलब बिल्कुल एक्सट्रीम भी नहीं और बिल्कुल कम भी नहीं, मतलब थोड़ा मीडियम रहना चाहिए। नहीं, पढ़ाने का प्रयास करते हैं, क्लास में जाते हैं, हम अच्छे से पढ़ाते हैं। पढ़ने के साथ में अगर बच्चा उस पर ध्यान नहीं देता, तब उसको कोशिश करते हैं समझाने का अपने तरीके से। उसमें डांटना डपटना ये मेरी शैली नहीं है, पर मैं बहुत ज़्यादा मजाक या इस तरीके का वो करता नहीं हूँ, ये पढ़े हुए हैं हमसे। तो सर जैसे स्कूल को मतलब 104 साल हो गए हैं आई थिंक, और ये मतलब 15 साल पहले की बात करें तब तक ये एमपी बोर्ड होता था जी, आप सीबीएसई हो गया। तो सर इसमें डिफरेंस क्या होता है, मतलब जैसे एमपी बोर्ड है? सिलेबस में कुछ नहीं, एक तो स्टेटस सिंबल है। लोगों का ये मानना है समाज में कि साहब सीबीएसई स्कूल ज़्यादा अच्छे होते हैं। और दूसरा क्या है, एग्जामिनेशन पैटर्न में और इसमें थोड़ा सा फ़र्क तो है ही है। फ़र्क है एग्जामिनेशन में, सीबीएसई का एग्जामिनेशन पैटर्न अलग टाइप का है, और हालांकि सिलेबस आजकल यूनिफाइड होने जा रहा है, लगभग हो ही चुका है। एमपी बोर्ड में भी वही बुक्स चलती हैं जो सीबीएसई बोर्ड में चलती हैं। ओके।
और सर मतलब जैसे कि मतलब सारे स्कूल जैसे मैं अपन ग्वालियर में भी देखे या फिर बाहर भी देखे, पहले हिंदी मीडियम होते थे, फिर जैसे मेरे पापा भी यहीं से 11th 12th उन्होंने करी है, तो उन्हें बताया कि उस टाइम तक वो हिंदी इंग्लिश हो गया था, बट अब जैसे अब इंग्लिश मीडियम है, तो सर ये हम लोग मतलब स्कूल को और कब पता चला कि अब हमें हिंदी इंग्लिश हो जाना चाहिए, और फिर कब हमें पूरा इंग्लिश हो जाना नहीं, चाहिए? एमपी बोर्ड जब हमारा स्कूल था तो हाँ। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही आते थे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ग्रामीण अंचल से पढ़ने आते हैं, उनको पसंद नहीं होता था, और वो उनका ये मानना था पेरेंट्स का कि हमारे बच्चे शायद इंग्लिश मीडियम में बहुत अच्छा नहीं पढ़ पाएंगे, तो वो हिंदी मीडियम में पढ़ाते थे, और हिंदी मीडियम वाले बच्चे आगे जा कर के बहुत अच्छी जगह पर, बहुत अच्छी पोस्ट पे है। बाद में मैंने देखा कि उनकी इंग्लिश भी इंग्लिश मीडियम वालों से भी अच्छी हो गई है। हाँ, तो वो तो उनके प्रयास हैं, करते हैं। लेकिन अब क्या हो गया है, वो बोले सर आपका स्कूल इंग्लिश मीडियम स्कूल है, हिंदी मीडियम स्कूल है, क्योंकि सीबीएसई जो है उसको इंग्लिश मीडियम ही लोग पसंद करते हैं, और डिमांड भी है आज के टाइम पर। मल्टीनेशनल कंपनीज़ में जाना है, कहीं जाना है, तो इंग्लिश मीडियम में ही है। ओके ओके सर। सर जैसे आपने बोला 35 ईयर से पढ़ा रहे हैं, तो सर आपकी इन 35 सालों में मतलब कितनी अप्रोच चेंज हुई है पढ़ाने की, मतलब मैथ्स पढ़ाने की या फिर इन जनरल पढ़ाने की? नहीं, पढ़ाने में कोई अप्रोच क्या चेंज होता है। ओके। बच्चों के अंदर इंटरेस्ट पैदा करते हैं हम सब्जेक्ट के जो भी है, उसकी छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं उनको आप क्लेरिफाई करते चले जाओगे। जो उसके अंदर फोबिया है मैथ्स के प्रति, वो उसको आप अंदर से डर निकालने का प्रयास करें, उसको ख़त्म करें। बच्चे के अंदर इंटरेस्ट आना चाहिए, इंटरेस्ट आता है तो उसके लिए वो मैथ्स भी बहुत टफ सब्जेक्ट नहीं है। सर एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, जैसे 2012-13 के आसपास हम लोग पास आउट हुए थे, तब मिसिल स्कूल की एक मतलब इमेज हुआ करती थी आपके प्रिंसिपल बनने के पहले थोड़ा सा अलग हुआ करती थी। आपके आने से बाद काफ़ी सारी चीज़ें एक के बाद एक साल दर साल चेंज हुई, या आपकी चीज़ें पहले भी आपके दिमाग में चलती थी कि मुझे ये करना है, मुझे प्लेग्राउंड बढ़िया करना है, मुझे इसमें योगा इम्प्लीमेंट करनी है, और आप कर नहीं पाते थे, या प्रिंसिपल बनने के बाद आपको लगा कि यार ये सारी चीज़ें सेगमेंट में बननी चाहिए और एक के बाद एक बननी चाहिए? या फिर मैंने एक इंसिडेंट में थोड़ा शेयर करना चाहूँगा, मतलब 2010 की बात 11 की बात है, बाहर कुछ स्टूडेंट मतलब लड़ाई दंगा कर रहे थे, और मेरा मित्र था, वो प्रॉब्लम था उसको, कुछ मतलब उसका दंगा चल रहा था। इतने में किसी ने देखा सिंह सर आ रहे हैं, बस इतना था। आप वहाँ पहुँचे, जो लोग वहाँ पे प्रॉब्लम कर रहे थे उनको पकड़ा, और आपने अपने तरीके से उनको सुधारा, ठीक है। और मतलब मैं इसका सुख साक्षी हूँ। और वहाँ से वो चीज़ें उसके 1 या 2 साल बाद शायद आप प्रिंसिपल बन गए थे, तो वो सारी चीज़ें आपने अभी तक तो मुझे ही लगता है वो क्लैरिफाई हो ही चुकी हैं, पहले स्टेज में नहीं थी। तो आपने क्या क्या विजन पे मतलब अटेम्प्ट लिया और क्या क्या चेंजेस करे उस चीज़ को क्लैरिफाई करने के लिए? जब मैंने 89 में ज्वाइन किया था मिसिल स्कूल, अपने आप में यूनिक था। मैं टीचिंग में आना ही नहीं चाहता था। जब मैंने यहाँ किसी आया था, तो मैंने जब यहाँ पर पढ़ाना स्टार्ट किया तो मुझे इंटरेस्ट आ गया। पढ़ाते और अपने आप को इन बच्चों के बीच में अपने आप को पा कर के मेरे को खुशी होती थी। और मैंने उससे पहले भी स्कूल में बहुत सारे गेम्स ये सब स्टार्ट किए थे, लेकिन कुछ रीज़न ऐसे होते थे, मैनेजमेंट तो सपोर्ट करता है, पहले जो प्रिंसिपल थे, अरे रहने दो, इसको ये नहीं करना, उसको ये नहीं करना, उनकी अलग होती है। मेरी ये है कि स्कूल बच्चा जो आया है वो डिसिप्लिन में रह करके बहुत सारी चीज़ें सीखे, और जब तक वो अपने आप को हेल्दी नहीं रखेगा तो वो अच्छा पढ़ नहीं सकता, और फिट रहेगा जब, तभी तो उसको पढ़ाई में भी मन अच्छा लगेगा। इसीलिए हमने ये सब अपने करिकुलम में ही डाला हुआ है। डेली उसको कम से कम 1 घंटा खेलना है, 1 पीरियड उसके लिए सेपरेट इसके लिए है ही है। आर्ट एंड क्राफ्ट है, और भी बहुत सारे एक्टिविटी हैं, मतलब एक्सटेम्पोर वगैरह ये सब चीज़ें कराते हैं। इंग्लिश में स्पीकिंग पर भी हम फोकस करते हैं, रीडिंग पे फोकस करते हैं, उसके पे सब चीज़ों पर ध्यान दे रहे हैं। मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए बच्चे का। सही बात। सर जैसे अगर आपको एजुकेशन सिस्टम है पूरा, उसके बारे में एक चीज़ आपको चेंज करनी है तो आप क्या करोगे? गवर्नमेंट के एजुकेशन सिस्टम में मतलब ऐसा होना चाहिए, एजुकेशन सिस्टम जो है ना वो जीवन जीने की कला सिखाए हमने को। अब वो डिपेंड करता है, पेरेंट्स चाहता है कि मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा पैसा कमाए, उसको जी तो पाता ही नहीं है ना पैसे को। हमको वो शिक्षा देनी है कि आपको जितना ज़रूरी है अच्छा आप लेविसली अपने को रह पाएँ। अब वो पैसा तो बहुत कमा लेता है, लेकिन उसके बाद उसके साथ उसके बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने शुरू होती हैं। ये एजुकेशन नहीं है।
हाँ, मतलब अपनी जो लाइफ है उसको एंजॉय करे वो, नहीं तो मालूम पड़ा उसने 40 साल तक तो पैसा बहुत कमाया, फिर उसके बाद वो शाम को सुबह डॉक्टर साहब के साथ बैठा हुआ है और देख रहा है कि सब हमें कैसा ट्रीटमेंट यहाँ होगा वहाँ होगा। उसको फ्यूचर की चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़े ना कि साहब मैं बाद में मेरे को कॉम्प्लिकेशन होंगे, ये दिमाग में आनी नहीं चाहिए ना बातें। फिजिकल कॉम्प्लिकेशन होंगे ही होंगे, ये सोच के पहले से बैठता है कि मेरे को 40 साल बाद ये होगा, ये वो आना नहीं चाहिए ना। अब फिट रहें, मस्त रहें। सर ऐसे कुछ मतलब जैसे जो हमारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, मतलब हिस्ट्री, मैथ्स, केमिस्ट्री, उसके अलावा मतलब ये भी कुछ है कि मतलब जो लाइफ में आपको कैसे डील करना है, ऐसा भी कुछ मतलब एज अ सब्जेक्ट या ऐसा कुछ करिकुलर एक्टिविटी होना चाहिए आप कह रहे हैं? हाँ जी। ओके सर। और अगर सर आपको कुछ चीज़ मैथ्स के करिकुलम में कुछ चेंज करना हो, जैसे कि अपन बेसिकली से बात करें 9th 10th में इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन होता है, ट्रिग्नोमेट्री होता है, फिर 11th 12th में और बढ़ जाता है, पर कुछ लोग 11th 12th में मैथ्स लेते हैं, कुछ जैसे अलग अलग स्ट्रीम्स में चले जाते हैं। इसमें आपको कुछ करिकुलम में चेंज करना हो तो आप क्या करना चाहेंगे सर? नहीं, हमको सारी चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। जैसे मेरे को संस्कृत नहीं आती, मेरी इच्छा है कि मैं संस्कृत भी अच्छे से पढूं, जिससे मेरे पुराने जो वेद हैं, ग्रंथ हैं, जिनमें सब कुछ है, जिन पर दुनिया रिसर्च कर रही है, उसके बारे में हमको भी तो नॉलेज होना चाहिए। और जो आज का जो बच्चा है वो संस्कार से दूर होता जा रहा है। हमने प्रयास किया है कि हमारे स्कूल के बच्चे, आप देखोगे, आपने देखा है, सब हाथ जोड़ के नमस्ते कर रहे थे, पैर छूते हुए जाते हैं। हम संस्कार सिखा रहे हैं उनको, आपको जीवन कब कितने बजे सोना है, कितने बजे उठना है, ये सब चीज़ें हम स्कूल में उनको सिखाते हैं। और किस तरीके का भोजन भी आपको करना है, खाना कैसे खाना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, ये सब चीज़ें ज़रूरी है। क्योंकि आप तभी, जब आप हेल्दी रहोगे तभी तो आप अपने जीवन का आनंद ले पाओगे। जीवन किसके लिए? आनंद लेने के लिए। आप किससे, ये ईर्ष्या भाव दूर, द्वेष दूर, इन सब से दूर रहें। और सर आप जैसे 35 ईयर से पढ़ा रहे हो, तो आपको मतलब पढ़ाने की लाइन पे आपको कितना लगता है कि टेक्नोलॉजी चेंज हुई? जैसे पहले से ब्लैक बोर्ड्स होते थे, फिर अब ये जैसे बोर्ड्स आ गए, डिजिटल बोर्ड्स हैं, डिजिटल बोर्ड्स आ गए। हम भी डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं अपने यहाँ स्कूल में। ज़्यादातर हम क्लासेस में अपन प्रयास कर रहे हैं कि डिजिटल बोर्ड का यूज़ करें। जो पहले बोर्ड पे पढ़ते थे, फिर उसके बाद ग्रीन बोर्ड लगाए हमने, ग्रीन बोर्ड लगाया, ग्रीन बोर्ड के बाद अब चेंज करके अब डिजिटल बोर्ड पे आ गए हैं। तो जो अब भाई टेक्नोलॉजी चेंज होगी, उसका यूज़ करना हमको भी आना चाहिए, बच्चों को भी आना चाहिए। कोरोना में लोगों ने घर पे पढ़ाना शुरू किया था, लोगों के, हमारे टीचर्स को तो नॉलेज ही नहीं थी, लेकिन ऑनलाइन क्लास लेना शुरू किया। हमने उनको समझाया कि ऐसे पढ़ाना है, ऐसे पढ़ाना है, ये चीज़ें हैं। लेकिन बाद में देखा कि वो टीचर अपने मेहनत से बहुत अच्छे से पढ़ाने लगे थे, पूरा ही अडॉप्ट कर पूरा का पूरा। हाँ, तो प्रयास करते हैं तो सब चीज़ें सीखते हैं आदमी, उसकी कोई एज नहीं होती सीखने की। वही सर, मैंने एक डिफरेंस देखा, जैसे कि मैंने जब पहली बार पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा था तो बस मुझे बता दिया था कि a² + b² c² होता है। पर जैसे अभी मैं बायजूस के, जैसे मैंने एक लेक्चर देखे तो वो पूरा प्रूफ करके दिखाते हैं कि कैसे a² + b² हो रहा है, मतलब एक आपका स्क्वायर हो गया, उसमें से ट्राइंगल काट रहे हैं तो वो कैसे पूरा फॉर्मूला हो रहा है। तो ये सर मैंने नहीं, प्रैक्टिकली बताना ना, बच्चे के दिमाग में तभी तो बैठता है वो सब चीज़ें। प्रैक्टिकली आप कोई चीज़ बताएंगे बच्चों को, पाइथागोरस थ्योरम है क्या, यही समझ में नहीं आता। उसको तो रटा हुआ है, बोले h² = p² + b² बोल देता है, उसको मालूम ही नहीं है h क्या है, p क्या है, b क्या है। आप उससे पूछो हाइपोटेनस क्या है, वो बता नहीं पाता। तो ये नॉलेज नहीं है ना, वो तो अच्छी जगह पढ़ते हैं, पूरा ज्ञान होना चाहिए, और वही हम प्रयास कर रहे हैं कि बच्चे को अगर पूरा ज्ञान मिले। मुझे सर अभी भी याद है 2000 मतलब मैं 11th में आया था, मैथ थोड़ा मेरा कच्चा पक्का हुआ था, मैं क्लास में बैठता था। इंट्रीगेशन में आपने स्टार्टिंग में एक कहानी सुनाई थी, मतलब आप स्टार्ट करने से पहले कहानी लेते थे, मेरे को आज अच्छे से याद है। उसमें आप प्रैक्टिकली बताते, आपने बताया था गेहूं का दाना एक छोटा सा मास ले लिया था DM, फिर उसका इंटीग्रल करके कैपिटल मास M ले आए थे। तो ये लोग अभी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर रहे हैं, मतलब जो नए कॉर्पोरेट्स आ रहे हैं, कहीं ना कहीं आप उसको पहले से ही इम्प्लीमेंट करके चल रहे थे। मुझे मतलब आप सोचो, डिफरेंशिएशन हमने पढ़ा पूरा, तो डिफरेंशिएशन का यूज़ क्या है, कहाँ यूज़ हो सकता है, और ये क्यों हमने पढ़ना है, वो पहले बताया जाता है। बेसिक्स तो बताना पड़ेगा ना। और हम क्या करते हैं, क्लास में गए, जैसे ट्रिग्नोमेट्री है, उसको पहले ही डरा देते हैं। 9th के क्लास के बच्चे में 9th में इंट्रोड्यूस होता है, 10th में इंट्रोड्यूस होती है, तो उसको अपन पहले ही डरा करके बता देते हैं कि ये तो बहुत टफ है, होगा ही नहीं, जो कि वो बहुत ईजी है। जब मैं पढ़ाता हूँ तो वो कहते हैं अरे सर ये तो कुछ है ही नहीं इसमें। और वैसे ही आप जो ज्योमेट्री जिस बच्चे की अच्छी होगी, मैथ उसका अच्छा होता है।
हम ज्योमेट्री को छोटे लेवल पे रटाते हैं। ये पाइथागोरस थ्योरम है, इसको रट लो, ये थ्योरम है, इसको आप रट लो। ये थ्योरम्स को रटाना नहीं, समझाना होता है। और समझाने के बाद उस पर बेस्ड बहुत सारी प्रॉब्लम्स कराई जाती हैं कि इसका यूज़ क्या है। बेसिकली जो बुक के पीछे जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं वो जो हम पढ़ाए होते हैं उसकी कितनी नॉलेज आपको है, उसका अगर नॉलेज कम है तो फिर हम उसको फिर और पढ़ाएंगे। तो उसका यूज़ कैसे कर सकते हैं ये होता है। तो यहाँ उल्टा है, चैप्टर समझाते नहीं हो, क्वेश्चन आंसर जो 10 रखे हैं उनको केवल सॉल्व करा दिया, बच्चों को समझ में नहीं आया, उसने उसको रट लिया। बस वही एक वीकनेस होती है, उसको वो टफ लगेगा कोई भी चीज़। सर एक चीज़ मैंने देखी है, मतलब आपका विज़न भी है और सारे स्टाफ का भी यही विज़न रहता है। हर थोड़ा मतलब कमज़ोर बच्चा है वो, जैसे 40 वाला 65 लाया उसको भी सेलिब्रेट करते हैं, मतलब मैंने ये पर्सनली देखा अपने स्कूल में। और जो 95 वाला है उसको तो सब करते ही करते हैं। तो ये विज़न कैसे क्रिएट करते हैं? क्योंकि मैंने देखा एक बच्चा था हमारा शुभम कौशल करके, अगर सर आपको याद हो, बहुत उद्यमी था सर वो, तो उसके मेरे ख्याल से वो पास हो गया था 62% से। और साक्षी करके बच्ची थी, उसका काफ़ी अच्छा स्कोर रहा था। तो आपने दोनों को समान मतलब अच्छे तरीके से, जैसे होता है ना, सेलिब्रेट करके उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया था। तो आप दोनों को किस किस नज़रिए से देखते हैं तो सेम फीलिंग आती है आपको? बच्चे के अंदर ये फीलिंग नहीं आना चाहिए कि मैं कर नहीं सकता जीवन में। ये फीलिंग नहीं आने देते। कोई भी बच्चा, ज्ञान तो सबके पास बराबर है ना, बुद्धि बराबर है, बराबर कर सकता है। तो हम उसको केवल आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। हाँ सर, जैसे अभी आपने बहुत अच्छा बताया कि आप पूरा बताते कि डेली लाइफ में आप डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कैसे यूज़ कर पाते हैं। इसमें सर मेरा भी यही है कि मैंने डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ा था, बट अब जैसे आई एम वर्किंग एज डेटा साइंटिस्ट, ठीक है, तो अब मुझे थोड़ा डिफरेंशिएशन काम आता है, ठीक है। और मतलब आप ज्योमेट्री बोल रहे हो तो ये मतलब सिविल, अगर कोई सिविल इंजीनियरिंग कर रहा है तो उसको काम आ जाता है। अभी सर जैसे मैं थोड़ा बहुत जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स आता है 11th में, तो आजकल मैं काफ़ी उसमें देख रहा हूँ कि वो कैसे यूज़ होता है, ठीक है। तो ये सब मतलब मैं रिसर्च करते रहता हूँ कि कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे मैंने अभी देखा, तो वो जैसे अगर हमको कोई भी प्राइम नंबर निकालने हैं, समझिए कि एक अभी तक कोई इक्वेशन नहीं बनी है जो प्राइम नंबर्स निकाल सकती है, कि मतलब एन डिजिट प्राइम नंबर, या जैसे इन्फिनिटी के टाइम। तो उसमें मुझे अब मुझे समझ आया कि अच्छा यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर्स का थोड़ा बहुत रोल आता है। तो सर ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि सुनिए कि आप पूरा बताते हैं। नहीं, कि देखिए बेसिकली क्या है, मेरे ग्रैंडफादर ब्रिटिश पीरियड में डॉक्टर थे। हाँ हाँ, मेरे फादर भी क्लास 1 ऑफिसर रहे, बाद में वो रिजाइन करके, और मैंने नहीं बनाया, मेहनत है। मेरे बेटे को मैंने केवल जहाँ पर मेरे साथ 2-4 बच्चे पढ़ने आते थे उन्हीं के साथ बैठते थे, मैंने उसको अलग से कभी भी नहीं पढ़ाया। अच्छा। हाँ, और मेरी इच्छा ये थी कि ये मेडिकल में जाए। मेरी मिसेस की भी इच्छा थी कि ये मेडिकल में जाए, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे को मेडिकल में इंटरेस्ट नहीं। कोई बात नहीं, कहाँ करना है? बोले मैं केमिस्ट्री से जाना चाहता हूँ। उन्होंने जो एग्ज़ाम दिया, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ने नहीं गए, और उसके बाद भी IIT भी बिट्स पिलानी में, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, और उसके अलावा राजीव गांधी पेट्रोलियम में, इतने कई जगह सिलेक्शन हुआ। मैंने कहा क्या करना है? गुस्से में जाकर के मैंने MITS में एक दिन एडमिशन कराया। मैंने कहा तुम अभी ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि मेरे को क्या करना है, टाइम सीट फुल हो जाएगी तो फिर तुमको दिक्कत होगी। तो उन्होंने कहा कि मेरे को साइंस उसमें फील्ड में जाना है, रिसर्च फील्ड में। तो आइजर है पुणे में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन रिसर्च, वहाँ जाने की उनकी इच्छा हुई। बोले, मैंने कहा ठीक है वहाँ जाओ, वहाँ एडमिशन करा दिया। पहले उनकी इच्छा हुई कि मैं एस्ट्रोफिजिक्स में करूँगा, वहाँ जा कर के फिर मूड चेंज हो गया। बोले मैं केमिस्ट्री में करूँगा, फिर मूड चेंज हो गया। बोले अब नहीं करना, मैं इतनी मेहनत, वो उस टेम्परेचर में नहीं बैठ सकता, 0 टेम्परेचर में बैठना होता था लेबोरेटरी। लौट फिर के अपने आप ही मैथ्स में आ गए। हाँ, और उसमें भी वो जो ये जो है नंबर थ्योरी, उसमें PhD कर रहे हैं आजकल आयोबा US। अच्छा, वो भी सर आपको याद हो, साक्षी भी थी अपने यहाँ से, मेरी बैच की, वो भी सर ISC से PhD कर रही है, सेम यही फॉर्मेट था। तो काफ़ी सारे लोग हैं सर, काफ़ी चीज़ें सीखी मेरे को लगता है उस टाइम पीरियड में। सर एज अ प्रिंसिपल मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। मतलब सर आपका मतलब दिनचर्या मतलब कैसा रहता है? मतलब आपके सुबह से लेके हम तक क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज? मैं सुबह लगभग स्कूल टाइम से, मैं जैसे ही स्टार्ट होता है 7:45 बजे, उसके लगभग आसपास 2-4-5 मिनट पहले ही आ जाता हूँ। और उसके बाद अपने चेयर पे तो कम, पूरे स्कूल में ज़्यादा मिलूँगा आपको। देखता रहता हूँ पूरे स्कूल में इधर से उधर घूम करके, और घूमना नहीं है,
हाँ। मतलब मैं ये देखता हूँ कि हम इसका यूज़ क्या कर सकते हैं पूरी। आपने देखा होगा, अभी देखा नहीं आपने, मैं दिखाऊंगा। हाँ। हमने अपने पूरे स्कूल का इंच इंच ज़मीन का उपयोग किया हुआ है। हमारे यहाँ क्रिकेट की भी प्रैक्टिस पिच हैं 2, कबड्डी भी हमारे यहाँ है, खो खो भी हमारे यहाँ है, बास्केटबॉल हमारे यहाँ है, वॉलीबॉल हमारे यहाँ है, टेबल टेनिस हमारे यहाँ है, इंडोर गेम्स सारे हैं। और उसके अलावा कैराटे भी है, योगा भी है, आर्ट एंड क्राफ्ट भी है, म्यूज़िक भी है। हमने प्रयास किया है। हमारी दोनों के जो लेबोरेटरी हैं वो बहुत क्लास हैं, सारी लेबोरेटरी, और कंप्यूटर की लेबोरेटरी भी मतलब बहुत अच्छी है। एनसीसी भी है, सारा कुछ है। मतलब हमने बच्चों को जो चाहिए, बच्चों के हित में जो भी होगा, वो सारी चीज़ें हमने अपने स्कूल में की हुई है। ओके। और सर मतलब जैसे टीचर्स का मतलब ये होता है कि सिर्फ उनको पढ़ाना है, तो मतलब ऐसे जैसे आपने ये सब देख लिया, उसके बाद और आपका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती है? नहीं, टीचर को बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो टीचर को कई बार समझाना भी पड़ता है। कहाँ पर वीकनेस है, आपको थोड़ा सा कैसे आगे इसको सही करना है। ओके। और सर मतलब आप टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए मतलब आप क्या करते हैं? मतलब जैसे ट्रेनिंग कराती है, अभी कराई है हमने। वो जो है अभी CBSE से हमने कराई है। अपने यहाँ के टीचर्स थे, उन्होंने हैप्पी क्लासरूम एनवायरनमेंट कैसे अच्छा हो, बच्चे कैसे खुश रहें और टीचर भी कैसे खुश रहें। जब टीचर खुश रहेगा तभी वो अच्छा पढ़ाएगा। दोनों ही बातें। और सर मतलब जैसे बच्चों का फीडबैक तो ठीक है, मतलब कि मार्क्स आ रहे हैं तो पता चल रहा है कि कितना अच्छा पढ़ रहा है, फिर क्या हो रहा है। टीचर्स का फीडबैक कैसे लेते हैं कि टीचर्स फीडबैक क्लास हमारे में पास कैसे? फॉर्म भी है, बच्चे खुद बताते हैं कि टीचर में कि कहाँ पर वीकनेस है। हाँ, उनका भी है, वो उनसे भी हम डेटा कलेक्ट करते हैं। हाँ, फिर उसके बाद हम टीचर को समझाने का ही प्रयास करते हैं, वो टेंशन में नहीं लाते। वो वाला प्रिंसिपल नहीं है जो टीचर जो है प्रिंसिपल को देख करके दाएं बाएं चल दे। वो वाला काम नहीं है। अपने यहाँ टीचर को समझाते हैं कि आपको यहाँ पर इस वीकनेस है, इसको थोड़ा सा इम्प्रूव करना है। सर एक चीज़ पूछना चाहूँगा, ऐसे आज की जनरेशन में चेहरे देखना, आप जो लोग नए लोग काम करते हैं उनके चेहरे पे दिखता है, काम दिखता है, उनके चेहरे पे दबाव दिखता है, प्रेशर है, एक प्रेशर दिखता है। लेकिन मुझे लगता है एज ए एडमिनिस्ट्रेशन, एज ए प्रिंसिपल भी बहुत काम रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, ठीक है। लेकिन मैंने आपके चेहरे पे कई चीज़ें वो नहीं देखा। प्रेशर करेंगे तो हाँ। काम नहीं कर पाएंगे ना। हाँ। प्रेशर नहीं, आपको अगर कोई प्रेशर आया है तो उसको कैसे, उस समस्या आई है, कोई भी हमारी प्रॉब्लम है तो उसको कैसे सॉल्व करना है, उस पर दिमाग लगाना है। हाँ, वो समस्या को समाधान करना है। अब प्रेशर में रहेंगे तो काम नहीं कर पाएंगे ना। मेरे को वही लगा। एक चीज़ मैंने और लर्निंग मतलब सीखी आपसे कि आपकी एक लाइफस्टाइल है, काम नहीं है। मतलब होता है ना, लोगों पर काम रहता है, सोचते मैं टीचर हूँ तो मेरा ये काम है, मुझे पढ़ाने जाना है। आपकी लाइफस्टाइल, अगर आप टीचर भी नहीं होते तो भी शायद कहीं ना कहीं बच्चों को कुछ समझा रहे होते या कुछ पढ़ा रहे होते, मुझे ऐसा लगता है। आदत में क्योंकि मैं कई बार ऐसे ऑफ कैंपस भी कई बार मिल जाता हूँ, जैसे आप दूध लेने जाते हो, मैं भी कहीं निकल रहा होता हूँ। मैं अपना काम खुद ही करता हूँ। हाँ, सब सारे काम खुद ही और वो करता सारी हूँ। चीज़ें देखी। सर आपका आज तक का प्राउडेस्ट अकम्पलिशमेंट क्या है? मतलब जैसे कि कोई जिद्दी बच्चा हो या फिर कोई पढ़ना नहीं चाहता हो, उसने बहुत पढ़ लिया हो, या फिर नहीं, बहुत सारे ऐसे, बहुत सारे हैं जो चाहते ही नहीं थे कि सर हम आगे बढ़े, और वो आज बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं और मिलने आते हैं, बोले सर आपकी वजह से हैं, आप नहीं होते तो हम शायद जो पोजीशन है वो नहीं होती। चेंज किया है। अच्छा। और मतलब टीचर्स में सर, मतलब जैसे कि टीचर्स, जैसे कोई मेरे यहाँ आने के बाद टीचर छोड़ के नहीं जाता। अच्छा। मुश्किल है। हाँ, वो आप हम किसी को निकालते नहीं है, मजबूरी है वो तो बात अलग है। किसी भी परिस्थिति में आता है, बोले सर यहाँ काम करने में हमें थोड़ा सा फ्रीडम है। दूसरे स्कूलों में क्या है, उनका कहना ये है कि वहाँ प्रेशर बहुत है, यहाँ प्रेशर नहीं है। प्रेशर देंगे तो टीचर पढ़ा नहीं सकता। फ्रीडम है, आप अपनी मस्ती से पढ़ाओ, लेकिन पढ़ाना है ज़रूरी है। ओके। और सर मतलब आप प्रायोरिटी किसको आप ज़्यादा देते हैं कि बच्चा ज़्यादा मार्क्स लाए या फिर बच्चा ज़्यादा समझे? नॉलेज। मार्क्स की वो नहीं, क्राइटेरिया नहीं। रटने वाली टेंडेंसी नहीं है। और सर ये एक्स्ट्रा करिकुलर के लिए मतलब कितना टाइम देते हैं? जैसे होता है कि कोई बच्चा क्रिकेट में बहुत अच्छा है बट मार्क्स इतने अच्छे नहीं ला पा रहा है, हाँ। तो क्या उसके लिए कुछ अलग से हो पाता है कि मतलब जैसे कि उसको थोड़ा सा रिलैक्स देते पढ़ाई से कि यार मार्क्स थोड़े कम आ रहे हैं बट तू क्रिकेट पे फोकस कर? नहीं, फोकस करने, क्लास अटेंशन तो है ही है, उसके बाद आप मैनेज करो अपने आप को
कि आप जो है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो भी हैं उसको कैसे मैनेज करेंगे। यही तो है आर्ट ऑफ लिविंग। अपन आर्ट ऑफ लिविंग में श्री श्री रविशंकर जी का वो सुनते हैं, मैंने तो कभी सुना नहीं, लेकिन हमारी लाइफ स्टाइल कैसी होनी चाहिए ये हमको आना चाहिए, हम उसको कैसे मैनेज करेंगे और वो ये बच्चे को सिखाना है। अभी सर सिलेबस में जैसे नया नया सिलेबस सीबीएसई डिजिटल मार्केटिंग ऐड कर दिया, एक्स्ट्रा में एआई ऐड कर दिया, तो इन सारे सिलेबस जो नए नए ऐड होते जा रहे हैं, इन करिकुलम को आप किस मतलब बच्चे के बिहाफ में किस नज़रिए से देखते हैं, और उस टीचरों को एज वेल एज बच्चों को कैसे अवेयर कर पाते हैं उस पर्टिकुलर चीज़ से? नहीं, हमने इंट्रोड्यूस किया है अपने स्कूल में, एआई को इंट्रोड्यूस किया है, मास मीडिया को इंट्रोड्यूस किया हुआ है। अब बच्चों का जिसमें इंटरेस्ट होगा, और एआई वगैरह के बारे में तो उनके एक्सपर्ट हैं, जैसे सिंधिया फोर्ट पे जो कपूर साहब हैं जो एक्सपर्ट हैं यहाँ के लोगों में, उनसे हम डिस्कशन करते हैं कि ये कैसे हम अपने बच्चों को सही तरीके से बता पाए। मैंने देखा भी था आपने एक रोबोटिक्स के भी कई सेमिनार्स वगैरह कराए थे। हाँ, इतना तो मुझे भी होता। एक चीज़ मैं पूछना चाह रहा था, ये एक बच्चे की रिक्वेस्ट थी कि वो कहते हैं सर स्कूल में सर घुमाने बहुत कम ले जाते हैं। नहीं ये एक थोड़ा मतलब नहीं, मैं नहीं हमारे जानता। यहाँ हम साल में एक बार विजिट सभी उसकी कराते हैं। अच्छा। एक्सकर्शन के लिए हम ले जाते हैं। हाँ। पिछले बार भी हम छोटे बच्चों को ग्वालियर दर्शन कराया था। अच्छा। उससे बड़े बच्चों को हम ओरछा ले गए थे। ओके। और 9 से 12 तक के बच्चों को पूरा दिल्ली दर्शन कराया। अच्छा। ये मेरे ख्याल से ये हर बार होता है, हर बार करते हैं और कई सालों से कर रहे हैं। अब वो बच्चों के इंटरेस्ट है कि वो कौन जाएंगे। इस बार तो मैं खुद भी गया था दिल्ली साहब। अच्छा। अरे बढ़िया सर। सर आप उन बच्चों से क्या बोलना चाहोगे जो मैथ से डरते हैं, मतलब वो कैसे अपना नहीं, जरूरत नहीं है ना डरने की। हाँ, कोई भी चीज़ है जिससे आप डरोगे वही आपको डराएगा। हमेशा उससे दूर रहना, उसके पास रहोगे, जितना उसके करीब जाने की कोशिश करोगे, समझने की कोशिश करोगे, आपका डर खत्म होगा। ये तो फोबिया है, अपने दिमाग से निकालना होगा। अब मल्टीप्लिकेशन में या कहीं कहीं आप कहाँ गलती कर रहे हो, ये आपको अपनी गलती ढूंढने की कोशिश करनी पड़ेगी ना, कि मैं इस चीज़ पे जाकर के मेरे को अटक रहा हूँ, ये समझ में नहीं आ रहा, उस चीज़ को दूर करो। ये भी पढ़ाते हैं, पढ़ते थे और पढ़ाने में दोनों में फ़र्क होता है। इन्होंने बहुत मेहनत की होगी पढ़ाने में। ओके सर, ये मैं आपसे लास्ट रिमार्क्स लेना चाहता हूँ। कोई भी बच्चा ये पॉडकास्ट सुन रहा हो, या फिर कोई नया टीचर हो, या फिर कोई नया प्रिंसिपल हो, उन तीनों से आप क्या बोलना चाहेंगे? एजुकेशन एक ज्ञान देना तो है ही है बच्चों को, अच्छी चीज़ है और नोबल जॉब है एजुकेशन देना। दूसरों को शिक्षा दान है एक तरीके से, तो देना ही चाहिए। और मस्ती से पढ़ें, मस्ती से पढ़ाएं। हाँ, बच्चों के प्रेशर नहीं डालें, पर मतलब प्रेशर क्रिएट ना करें किसी भी, ये इतना करके आना है, ये नहीं। उसको उसके अंदर इंटरेस्ट पैदा करने की कोशिश करें। और बच्चों को भी है, मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी सब्जेक्ट हो, आप जिस भी सब्जेक्ट से जितना डरोगे वो आपको उतना ही परेशान करेगा। सर एक चीज़ मैं थोड़ा इन्वॉल्व करना चाह रहा था, तब टीचिंग में मैं काफ़ी दिनों से देखता हूँ कि एक दो तरीके पेरेंट्स होते हैं। एक सेंसिबल रहते हैं, काफ़ी चीज़ें समझते हैं, आपने कहा समझते हैं। एक पेरेंट्स जैसे बच्चा 60 से 75 लाया, 75 से 90 नहीं ला पा रहा है, तो उसके पीछे लगे रहते हैं, ना कि उसकी गलतियाँ सुधारते हैं। तो ऐसे पेरेंट्स के लिए आप क्या एक संदेश देना चाहेंगे? पेरेंट्स एक्चुअली क्या है, मैं आपको बताऊं, ग्वालियर में मैंने जो देखा है, दो ही चीज़ दिमाग में रखता है, या तो मेरे को बच्चे को इंजीनियर बनाना है या डॉक्टर बनाना है, उसके अलावा उसके पास तीसरी चीज़ है ही नहीं। और वो जो समझना नहीं चाहता, जैसे उसको ये लगता है मेरे बच्चे में के अच्छे मार्क्स आने चाहिए, तो वो सबसे पहला टारगेट होता है। हमारे यहाँ तो LKG वाले बच्चे को भी ट्यूशन पे भेज देते हैं। अब वो क्या बताएगा, क्या समझाएगा? आप सोचो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ वाला जो हमारे स्कूल में जितना पढ़ाया गया है, केवल घर पे वो आप उसको उतने का रिवीजन करा दें, इतना तो कोई भी करा सकता है, तो पर्याप्त है बच्चे के लिए। सही समझना नहीं। सर एक और जो उसमें पूछा था कि कोई नए प्रिंसिपल बने हो तो उनके लिए आपके लिए क्या रिकमेंडेशन होगी? देखो, वर्किंग स्टाइल सबकी अलग अलग होती है। अच्छा। हाँ, मैं नहीं कह पाऊंगा मेरी स्टाइल, मेरा अपना काम करने का तरीका अलग है, दूसरों का काम तरीका। मेरे को बहुत सारे लोग समझाने आते हैं, मेरे से भी कहते हैं अरे सर वो प्रिंसिपल देखे आपने? उनने कहा उनसे आप मिल ही नहीं सकते जीवन में। मैंने क्यों? बोले पहले उनसे मिल लो, फिर इनसे मिल लो, फिर इनसे मिलो, तब वो प्रिंसिपल से मिलो। भाई ऐसा क्या है उसमें? हमारे पास ऐसी कोई चीज़ तो है नहीं जो हम तो सर साधारण आदमी, चाहे इससे मिल लेते हैं चाहे इससे बात कर लेते हैं। तो मतलब
हम समस्या दूसरे की सामने वाले की सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक हमको कैसे पता चलेगा कि ये समस्या है, उसको कैसे दूर करना है। ओके ओके सर, ठीक है सर। कोई भी बिल्कुल आपको लास्ट रिमार्क्स, मतलब हम लोग के लिए कुछ क्वेश्चन हो या फिर कुछ बच्चों के लिए लास्ट रिमार्क्स हो कि मतलब क्या करें, पढ़ें कैसे? नहीं, जो भी पढ़े मतलब हमको तो यही है कि बच्चे अच्छा पढ़ें हाँ। और ज्ञान के लिए पढ़ें, हम्म, ये मार्क्स के लिए नहीं पढ़ें। अच्छा। हाँ, ज्ञान के लिए पढ़ें और अच्छा पढ़ें। और एक पहले शुरुआत में अपना विज़न बना लें कि मेरे को, अच्छा एक और भी चीज़ है, बच्चे के पेरेंट्स पहले डिसाइड कर देते हैं कि तेरे को मैं डॉक्टर बनाऊंगा। बच्चा कहता है मेरे को आर्ट्स में जाना है, मेरे को इसमें जाना है, मेरे को सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है। पिताजी कहते हैं नहीं नहीं नहीं, पहले वो। मैंने कई बच्चों को देखा है, मेरे बच्चे का ही एक फ्रेंड था, उसके फादर चाहते थे कि ये जुडिशरी में जाए, उसने मेडिकल क्रैक कर लिया, मेडिकल में एडमिशन हो गया, उसके बाद वो जुडिशरी में ही चला गया, छोड़ के। मतलब पेरेंट्स का एक फोकस इसमें है कि वो है, मतलब बच्चे को फ्री छोड़ना चाहिए कि आपको जो पढ़ना है उसमें हम सपोर्ट करें, गलत डायरेक्शन में जा रहा है तो बच्चे को चेक करें बस। एक चीज़ पूछना चाह रहा था जैसे पिछले 10 वर्षों में हमने आपका एक विज़न था, उसको इम्प्लीमेंट होते भी देखा। अगले नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिए आपका मतलब पूरा स्कूल का अपना क्या विज़न होगा जिसकी तरह आप उसको लेते हुए जाएंगे, और उसके नेक्स्ट ईयर्स के लिए क्या एक मतलब एक प्लानिंग होगी? तो बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और सारी सुविधाएं विद्यालय में ऐसी मिलें जो बच्चों के लिए उपयोगी हों, वो सब प्रयास है। एक नया विद्यालय भी बनाने का अपन प्रयास कर रहे हैं। ग्वालियर से हजीरा थाने के पीछे 10 बीघा ज़मीन ली हुई है और विज़न है कि बहुत अच्छा स्कूल बनाएंगे जहाँ पर बच्चे को वही सर्वांगीण विकास जो होता है वो करेंगे। प्रयास नहीं है, करेंगे ही। ये चीज़ प्रयास नहीं करते, हम तो करते हैं, हम तो जिद्दी है हम इस मामले में। जो सोच लिया वो अच्छा सोचते हैं और अच्छा करते हैं, अपना उद्देश्य पवित्र है। बच्चों का सारा एडमिशन पहले ही फुल हो जाता है, देखा है? नहीं, फुल है। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ, ये रीज़न मैं शुरुआत से देखता जा रहा हूँ। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर कमिंग टू आवर पॉडकास्ट। धन्यवाद आपका।